मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारा टॉपिक है असेसमेंट ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज़। जिस तरीके से हमने कुछ वीडियोस में इंडिविजुअल के बारे में डिस्कशन किया था कि इंडिविजुअल की इनकम को कैसे असेस करते हैं, किस तरीके से हम टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं और किस तरीके से हम टैक्स काउंट करते हैं। सिमिलरली हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी एक पर्सन की तरह ट्रीट की जाती है और बाकायदा उसका भी टैक्स ट्रीटमेंट रहेगा। तो असेसमेंट किस तरीके से होगा उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब क्या है। हालांकि इनकम टैक्स एक्ट में कहीं पे भी HUF की कोई भी डेफिनेशन नहीं है। HUF की डेफिनेशन अगर हम देखें तो हमें हिंदू लॉ में ज़रूर नज़र आएगी, और हिंदू लॉ के हिसाब से फैमिली का मतलब है जितने भी मेल पर्सन्स हैं, यानी ऑल मेल पर्सन्स, राइट, जो एक ही एंसेस्टर के, यानी एक ही पूर्वज के जो वंशज जिसे आप कह सकते हो। पूर्वज मीन्स जो हमारे एंसेस्टर हैं, तो कॉमन एंसेस्टर के जो वंशज हैं, जो डिसेंडेंट्स जिसको आप कह सकते हैं, सभी मेल पर्सन्स होंगे, राइट। लेकिन अभी मेल पर्सन के अलावा उनके साथ उनकी वाइफ्स, राइट, प्लस अनमैरिड डॉटर्स, इन सबको अगर हम देखें तो एक फैमिली कह सकते हैं हम। ठीक है, फिर से बता रही हूँ, ऑल मेल पर्सन्स प्लस वाइफ्स एंड प्लस अनमैरिड डॉटर्स। इसके अलावा जो भी कोई भी डॉटर अगर उसकी मैरिज हो चुकी है तो वो उस फैमिली का पार्ट नहीं रहती, वो नेक्स्ट जिस फैमिली में उसकी मैरिज होगी उसी फैमिली का पार्ट मानी जाएगी। सिमिलरली अगर कोई बेटा है, उसकी मैरिज नहीं हुई है, तो जब तक उसकी मैरिज नहीं होती तब तक वो ऑब्वियसली वो उस फैमिली का तो हिस्सा है ही। लेकिन अगर मान लीजिए ज़रूरी नहीं है कि उसकी मैरिज ही हो, अगर मान लीजिए 2 ब्रदर्स हैं और एक की मैरिज हुई है और एक की नहीं हुई है, तो 2 ब्रदर्स प्लस में एक ब्रदर की जो वाइफ है वो मिलाकर भी HUF हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इनकम टैक्स में तो इस तरीके की कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन हिंदू लॉ जो, क्योंकि इसको हिंदू लॉ के अंतर्गत डील किया जाता है, तो इसलिए इसकी डेफिनेशन यहाँ पे इस प्रकार से दी गई है। एक चीज़ और कि जिस तरीके से आप देखते हो कि पार्टनरशिप एक्ट जो है वो पार्टनरशिप को डील करता है, राइट। पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत सब कुछ पार्टनरशिप के बारे में बताया जाता है, या क्या रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं वो सब। लेकिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए जो लागू होता है दैट इज़ हिंदू लॉ। ओके, और उसके अलावा एक चीज़ और कि पार्टनरशिप में जो रिलेशन है वो पार्टनर के बीच में कैसे क्रिएट होता है, ऑब्वियसली एक एग्रीमेंट से क्रिएट होता है ना। अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ पार्टनर बनना चाहता है तो बाकायदा उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, राइट। और अगर वो रिटर्न में होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड हुई है, राइट। लेकिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, अगर फैमिली में कोई भी एक जब नया कोई मेंबर एंटर होता है, मतलब बर्थ से जब जन्म लेता है कोई बच्चा, या फिर किसी को अडॉप्ट किया जाता है, राइट, तो वो उस फैमिली का सदस्य बन जाता है। तो एक स्टेटस से होता है, किसी एग्रीमेंट का नतीजा नहीं है वो। ये बात क्लियर हो गई। तो अभी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की हम बात करें तो हमें यहाँ पर 2 बातें क्लियर हैं। एक तो पहले मेंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं। मेंबर्स कौन है? अगर हमसे कोई पूछे कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर्स किस तरीके के होंगे, तो हम बता सकते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेंबर्स। एक वो मेंबर जो सिर्फ मेंटेनेंस के लिए, जिनकी मेंटेनेंस मतलब जिनकी देखभाल की जाती है, जैसे फीमेल मेंबर्स हम कह सकते हैं। दूसरे वो मेंबर जो अपने जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, यानी कि जो पूर्वजों की संपत्ति है उसका विभाजन करने की, यानी कि उसमें उनका हिस्सा लेने की डिमांड कर सकते हैं, ऐसा अधिकार होता है उनका। तो 2 तरह के मेंबर हैं। हालांकि फिर से मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, फिर से एक बात बता देते हैं। HUF में आप 2 तरीके के मेंबर्स देखोगे। एक तो वो फीमेल मेंबर्स, प्लस में वो मेंबर्स जो संपत्ति, यानी कि जो प्रॉपर्टी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात कर रही हूँ मैं, उसमें उनका हिस्सा होता है। अभी तक हम लोगों ने जो देखा है वो ये देखा है कि फैमिली में जो सन्स जो है, जो बेटे हैं, उनका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हिस्सा माना जाता है बाय बर्थ, राइट।
लड़कियों का हिस्सा नहीं माना जाता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अब जॉइंट हिंदू फैमिली की अगर मैं बात करूं, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे गवर्न बाय मिताक्षरा लॉ। व्हाट इज़ दिस विद मिताक्षरा लॉ? वो जो इंडिया में जॉइंट हिंदू फैमिलीज़ हैं उस पर दो थॉट्स काम करती हैं, एक है मिताक्षरा लॉ और एक है दाई भाग। मैं आपको पहले वही एक बार लेके चलती हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। मैं इस पॉइंट को पहले ले रही हूँ। 2 स्कूल्स ऑफ HUF अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ। हिंदू लॉ अगर आप देखेंगे तो उसमें दो थॉट्स हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को लेकर। एक है हमारा मिताक्षरा और एक है दाई भाग, ठीक है। अभी मिताक्षरा स्कूल यानी थॉट के हिसाब से फैमिली में क्या सीन रहेगा। पहले तो हम देखेंगे कि ये लागू कहाँ कहाँ होता है। क्या पूरे इंडिया में लागू होता है? नहीं, ये पूरे इंडिया में लागू होता है, बट वेस्ट बंगाल के कुछ वेस्ट बंगाल, असम और कुछ पार्ट्स और उड़ीसा के वहाँ पर नहीं लागू होता। बाकी ये मिताक्षरा जो स्कूल है वो ऑल ओवर इंडिया में हर जगह लागू होता है, राइट। तो नॉर्मली हम आसपास जो भी फैमिलीज़ देखते हैं तो हम लोग मिताक्षरा स्कूल के अकॉर्डिंगली ही हम ये देख रहे हैं। और दाई भाग जो है वो सिर्फ उड़ीसा के कुछ पार्ट्स, असम और वेस्ट बंगाल में लागू होता है। बाकी पूरे कंट्री में जो है वो मिताक्षरा स्कूल ही लागू होता है, एप्लीकेबल होता है, ठीक है। अभी दोनों का क्लियर कर लेते हैं पहले मतलब क्या है। जो मिताक्षरा थॉट है उसके अंतर्गत क्या होता है कि जब भी बच्चा यानी स्पेशली जब मेल पर्सन यानी मेल जो है यानी कि बेटा है, जब भी उस फैमिली में कोई भी लड़का जन्म लेता है तो वो बाय बर्थ अपने फादर की जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होगी यानी कि जो पूर्वजों की संपत्ति जो उसके फादर के पास इस समय है उसमें वो हिस्सा लेने का हकदार उसी दिन से बन जाता है जिस दिन वो उस घर में जन्म लेता है, ठीक है। और पहले क्या था, लड़कियों को ऐसा नहीं किया जाता था। लड़कियों को यानी गर्ल्स को यानी कि जो डॉटर्स होती थी उनको हिस्से की कोई मतलब उनको हिस्सा नहीं दिया जाता था, या उनको लीगल तरीके से वो हिस्से की मांग नहीं कर सकती थी, डिमांड नहीं कर सकती थी, बेटा कर सकता था, ठीक है। ऐसा मिताक्षरा स्कूल में पाया जाता है, राइट। दाएं भाग में ऐसा नहीं होता है। बेशक से लड़का है जन्म लेते ही वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का हिस्सेदार नहीं बनेगा जब तक फादर ज़िंदा है। यानी जब तक उसके फादर ज़िंदा है तो वो कुछ भी चाहें उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को वो चाहे डोनेट कर दें या वो किसी एक बच्चे को दे दें या वो सबको अलग अलग रेशियो में बांटे, इस तरीके से मतलब वो कर सकते हैं, उनके पास पूरा अधिकार होता है। दाएं भाग में जो भी बच्चा है लड़का है उसको पैदा होते ही इस तरीके के पार्टीशन का अधिकार नहीं है। अभी आप सोचेंगे पैदा होते ही बच्चे को ऐसे इन चीज़ों का कैसे पता, ये एक रूल है कि जिसे कि जब भी बच्चा ने जन्म लिया तो एक तरीके से उसका हिस्सा तो क्रिएट हो गया ना, वो दूसरों की तरह बराबर का हिस्सेदार हो गया, बट वो मिताक्षरा में हिस्सेदार हुआ। दाएं भाग में उसका हिस्सा तब तक नहीं होगा जब तक फादर जिंदा है। ये आप देख सकते हो। अकॉर्डिंग टू लॉ द सन गेट्स ए राइट इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर। क्लियर होगी हमारी बात जो मैं बताना चाह रही थी। ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम मतलब फादर अपनी जीवन काल के दौरान एक एब्सोल्यूट राइट है उनके पास टू सेल, उसको बेच सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं प्रॉपर्टी को किसी भी तरीके से किसी को भी कर सकते हैं। इट मीन्स कि यहाँ पर आपका जो हिस्सा है वो तब तक नहीं मिलेगा जब तक फादर जिंदा है। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आपको क्लियर कर देती हूँ एक लाइन से। अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल सन एक्वायर्स एन इंटरेस्ट इन हिज फादर्स एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। देखिए एंसेस्ट्रल वर्ड ध्यान रखिएगा, एंसेस्ट्रल का मतलब होता है पूर्वजों की संपत्ति। अगर फादर ने अपनी पैसों से अपनी मेहनत से, नॉट पैसों से, अपनी मेहनत से अगर कोई प्रॉपर्टी बनाई है तो वो उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, उसमें इससे कोई भी नहीं मांग सकता, ना तो मिताक्षरा स्कूल वाले और ना ही दाएं भाग स्कूल में आने वाले, राइट। आपकी पर्सनल अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसमें हिस्सा आप किसी को दो या ना दो, या आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है जो पूर्वजों की है, जो आपके दादा दादी की है या और भी उनसे पहले के लोगों की है, उसको कौन संभालता है? फादर संभालते हैं ना। लेकिन मिताक्षरा में फादर के पास जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आई है उस पर बच्चे के जन्म लेते ही एक तरीके से उसका हिस्सा क्रिएट हो जाता है। बट इन दिस केस, दाएं भाग के केस में देयर इज़ नो सच राइट। ओके, ओनली ही गेट्स दिस राइट ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर।
ओके, ये दोनों स्कूल आपके क्लियर हो गए, तो मैं अब वापस आपको वहीं लेके चलती हूँ जहाँ से हम चले थे। ये एक पैराग्राफ आप देख सकते हो। इस पैराग्राफ में क्लियर कट लिखा हुआ है कि हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट एक संशोधन हुआ 2005 में, जिसके अकॉर्डिंगली जो मिताक्षरस लॉ है, जिसमें हमने पहले अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा ना कि बच्चा जन्म लेते ही यानी लड़का जन्म लेते ही बराबर का हिस्सेदार हो जाता है। सिर्फ लड़के के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर डॉटर्स के बारे में भी कह रहे हैं कि डॉटर ऑफ ए को पार्टनर का मतलब जो भी इस फैमिली के सदस्य होते हैं, स्पेशली मेल पर्सन्स की बात कर रहे हैं, तो मेल पर्सन्स को को पार्टनर कहा जाता है। ठीक है, ये देखिए, आप देख सकते हो, मेंबर हु आर एंटाइटल्ड टू डिमांड देयर शेयर ऑन ए पार्टीशन ऑफ द फैमिली, मतलब फैमिली की प्रॉपर्टी के हिस्से करवाने का अधिकार है उनका, राइट। दीज आर कॉल्ड को पार्टनर। तो को पार्टनर की मैं बात कर रही हूँ कि डॉटर ऑफ ए को पार्टनर, जो को पार्टनर, अब जैसे मान लीजिए फादर है तो मेल हो गए, तो मेल हैं को पार्टनर हो गए, राइट। अभी उनकी अगर लड़की है तो क्या उनके सिर्फ लड़कों को ही अधिकार मिलेगा आगे? नहीं, लड़की को भी बराबर का अधिकार मिलेगा। द डॉटर ऑफ ए को पार्टनर शैल बाय बर्थ बिकम अ को पार्टनर, यानी कि ये नहीं है कि सिर्फ अब लड़का ही पैदा होते ही फैमिली की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हिस्सेदार होता है, लड़की भी बराबर की हिस्सेदार होती है। दूसरी बात, उसके पास भी राइट है, उसके वही राइट्स और वही लाइबिलिटीज़ हैं जो दूसरे बॉयज़ के हैं या जो बेटों के हैं। एंड द लास्ट वन इज़ फीमेल हियर। जो फीमेल हियर का मतलब उत्तराधिकारी जो है वो डेफिनेटली, उसको उत्तराधिकारी वर्ड क्यों बोला है? क्योंकि उसके पास अब अधिकार है बराबर का, तो वो भी को पार्टनरली जो प्रॉपर्टी है, को पार्टनरी प्रॉपर्टी का मतलब फादर के पास जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें बराबर की हिस्सेदार है, इसलिए उसके पार्टीशन की डिमांड वो कर सकती है। नाउ इट इज़ क्लियर, ओके। अब हम चलते हैं आगे। ये तो थी जनरल सी बात है जो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंगली है। अब इनकम टैक्स पर आते हैं। इनकम टैक्स का जो पर्पज़ है, इनकम टैक्स ऑब्वियसली एक्ट में हालांकि हिंदू फैमिली के बारे में ज़्यादा सी कुछ नहीं है, सिर्फ टैक्सेशन का ज़रूर है। बाकी इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फैमिली का मतलब क्या है? फैमिली का मतलब दो चीज़ें हैं आपको देखनी है। एक तो फैमिली के पास एक कॉमन प्रॉपर्टी होनी चाहिए, राइट। अब कॉमन प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? कॉमन प्रॉपर्टी का मतलब है एक तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो गई, राइट, ओके। और दूसरा, मान लीजिए एंसेस्ट्रल नहीं है, फादर ने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, मान लीजिए दादा के का एक मकान था जो फादर के पास आ गया, एंसेस्ट्रल हो गया, ठीक है, ये तो हो गया एंसेस्ट्रल। लेकिन फादर ने अपने पैसों से, अपनी मेहनत से, अपनी सैलरी से या जो भी वो काम कर रहे हैं उससे उन्होंने एक और घर खरीदा है, ठीक है। तो दो घर हो गए ना, एक हो गया एंसेस्ट्रल और दूसरा हो गया सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। तो अगर फादर अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को परिवार की प्रॉपर्टी मान लेते हैं, देन वो भी फिर इस प्रॉपर्टी का हिस्सा हो गई, यानी कि अब वो भी कॉमन प्रॉपर्टी में आ गई, ठीक है। तो एक तो हो गई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और एक वो प्रॉपर्टी जो उस पर्सन ने, कोई भी पर्सन हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फादर की मैं बात कर रही हूँ। मान लीजिए फादर हैं और उनके 4 बेटे हैं और एक बेटा जो है वो सैलरी अर्न करता है और उसने एक मकान ख़रीदा है, लेकिन उसने मकान अपने पास रखने की बजाय या अपना बनाने की बजाय उसको फैमिली का मान लिया है। मानने का मतलब, ठीक है, उसकी इंटेंशन है कि वो चाहता है कि ये घर पूरी फैमिली का हो, सिर्फ मेरा ना हो। तो जो उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है वो भी फैमिली प्रॉपर्टी मानी जाएगी। उसके लिए कोई फॉर्मेलिटीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसकी इंटेंशन से ही कि भाई हाँ वो चाहता है कि ये फैमिली की प्रॉपर्टी बन जाए, तो ओके, उसको प्रॉपर्टी फैमिली की माना जाएगा। तो एक तो हो गया एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, दूसरा हो गया ऐसी प्रॉपर्टी जो इस एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, इस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की हेल्प से खरीदी गई हो। जैसे मान लीजिए 10 लाख रुपए फादर ने यानी दादा ने फादर को दिए थे, राइट। अब पैसा है तो एक तरीके से प्रॉपर्टी ना, प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग से नहीं होता है। उस पैसे से अगर फादर ने एक दुकान खरीद ली मान लो, तो एंसेस्ट्रल जो इनका अमाउंट था उसी से ही तो आपने वो शॉप खरीदी, तो इसका मतलब उसकी हेल्प से, विद द एड ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इफ़ यू बाय समथिंग, वो भी एंसेस्ट्रल में आएगी। प्लस वो प्रॉपर्टी जो आपने एक्वायर की है अपनी मेहनत से, लेकिन आप उसको फैमिली की मान रहे हो, तो भी उसको कॉमन प्रॉपर्टी में ले आएंगे। तो अभी क्लियर हो गया कॉमन प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। दूसरी बात करते हैं, HUF में कंसिस्ट ऑफ। अब HUF का क्या मतलब, एक तो बात हो गई कि 2 बातें होनी चाहिए, एक होगी कॉमन प्रॉपर्टी एंड दूसरा होना चाहिए उसके मेम्बर्स। अब उसके मेम्बर्स में वो क्या कह रहे हैं, अभी क्लियर किया ना कि ऑल पर्सनस जो एक ही एंसेस्टर के
वंशज हैं, डिसेंडेंट्स हैं। दूसरी बात मेल हो सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है मेल है, मेल उसकी वाइफ भी हो सकती है, अनमेरिड डॉटर्स भी हो सकती हैं, विडो भी हो सकती है। मान लीजिए हस्बैंड की डेथ हो गई है तो उसकी वाइफ तो उस फैमिली का पार्ट मानी जाएगी ना, तो विडो या विडोस ये भी हो सकता है। अच्छा, मान लीजिए किसी फैमिली में मेल पर्सन नहीं है तो क्या वो अनडिवाइडेड फैमिली नहीं मानी जाएगी? बिल्कुल मानी जाएगी। जितनी भी वाइफ्स हैं, मान लीजिए 3 वाइफ्स हैं, तीनों ही विडो हैं, तीनों इकट्ठी रहती हैं, तो एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की तरह उनको ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ दो लोग भी, हस्बैंड एंड वाइफ दो लोग भी एक फैमिली को बना सकते हैं, राइट। ओके जी। उसके बाद आ जाता है ब्रदर्स ओनली। ज़रूरी नहीं है, अब मान लीजिए पेरेंट्स की डेथ हो गई है और बच्चे रह गए हैं, 2 लड़के हैं सिर्फ या ब्रदर्स हैं, तो वो भी फैमिली मानी जाएगी। ठीक है, विडोज़ ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली मैं क्लियर कर चुकी हूँ। तो फैमिली में ज़रूरी नहीं है हस्बैंड वाइफ एंड बच्चे बस इसी को फैमिली कहेंगे। फैमिली में स्टेटस डिफरेंट हो सकता है। लेकिन मान लीजिए अब एक फैमिली है जिसमें एक फादर है, मदर हैं, 4 बेटे हैं। एक बेटा जो है वो अपना हिस्सा लेकर अलग हो गया है, बट वो अनमेरिड है और अपना हिस्सा लेकर अलग हो गया है। जो वो अलग हुआ है, क्या वो अलग पर्सन एक फैमिली माना जाएगा? बिल्कुल नहीं, जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। या मान लीजिए अगर 2 बेटे भी अलग हो जाते ना, दोनों मिलकर रहते, देन वो फैमिली ट्रीट होती। लेकिन क्योंकि वो अकेला है तो वो इंडिविजुअल की तरह ट्रीट होगा। हाँ, कल को अगर वो मैरिज कर लेता है तो फिर वो फैमिली की तरह ट्रीट होगा। कौन सी वाली? जॉइंट इन द फैमिली। ठीक हो गया। कर्ता ऑफ द फैमिली की बात करते हैं तो सीनियर मोस्ट मेल मेंबर किसी भी फैमिली का जो होगा उसको कर्ता कहेंगे। कहीं कहीं इसको मैनेजर वर्ड भी देखोगे आप। कई बार ना मैनेजर जो बिज़नेस संभालता है तो हम कर्ता से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो फैमिली का बिज़नेस मेंटेन करेगा, इसीलिए उसको हम मैनेजर वर्ड भी यूज़ कर लेते हैं। तो सीनियर मोस्ट मेल मेंबर विल बी नोन एज कर्ता। हाँ, अगर किसी फैमिली में सीनियर मोस्ट मतलब कोई मेल मेंबर नहीं है, या अगर है तो वो इनकम्पिटेंट है फैमिली को संभालने में, या वो मेंटली डिस्टर्ब है, या कुछ ऐसी बात है कि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जा सकती, और इफ़ देयर इज़ नो मेल मेंबर इन दैट फैमिली, तो सीनियर मोस्ट जो फीमेल होगी वो कर्ता की तरह मानी जाएगी। ठीक हो गया। स्कूल्स के बारे में आपको क्लियर कर चुकी हूँ। जैन एंड सिख अनडिवाइडेड फैमिलीज़ का मतलब क्या है? अब ये भी कई बार वर्ड आपको सुनाई दे जाएगा, तो इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैन एंड सिख अनडिवाइडेड फैमिली को हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की तरह ही ट्रीट किया जाएगा इनकम टैक्स एक्ट में। ओके, और इसके अलावा फिर जो बात आती है वो ये कि अगर मान लीजिए कोई सिख फैमिली है या कोई जैन फैमिली है, और अगर वो ये कहे कि भाई उनके कस्टम जो हैं हिंदू फैमिली से बिल्कुल अलग है, और प्लीज़ उनको जैन या अगर सिख है तो सिख की तरह ट्रीट किया जाए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की तरह ट्रीट ना किया जाए इनकम टैक्स में, तो फिर उनको ये प्रूव करना पड़ेगा, या अपने को डॉक्यूमेंट्स या कुछ भी ऐसी चीज़ें दिखानी होंगी जिसके बिहाफ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फिर इनको HUF की तरह ट्रीट नहीं करेगा। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट आ जाता है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। देखिए, सिंपल सी बात है, वैसे तो रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में हम फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से, लेकिन मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफ करके बताना चाहूँगी। 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात, फैमिली का बिज़नेस होना चाहिए। एक तो मैंने क्लियर कर दिया ना कि फैमिली का बिज़नेस होना चाहिए। कॉमन प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पर हम बिज़नेस करेंगे उसकी हेल्प से। ठीक है, तो एक तो फैमिली का बिज़नेस है, बिज़नेस कंट्रोल कहाँ से होता है, ये बात सबसे मेन है। आपने एक चीज़ देखनी है कि फैमिली का बिज़नेस कंट्रोल कहाँ से होता है। अगर फैमिली का बिज़नेस कंट्रोल पूरा का पूरा इंडिया से होता है, या थोड़ा सा भी इंडिया से होता है, या मतलब होली और पार्शली अगर इंडिया से कंट्रोल होता है क्या फैमिली का बिज़नेस, क्लियर होगी ये बात। पहले ये बात आपके दिमाग में आनी चाहिए कि फैमिली का बिज़नेस कंट्रोल कहाँ से होता है। इफ़ इट इज़ होली और पार्शली सिचुएटेड इन इंडिया, ओके, देन आपको क्या करना है, आप क्योंकि जानते हैं कि रेजिडेंशियल स्टेटस में हम 3 बातें चेक करते हैं कि बंदा जो या कोई पर्सन है वो कौन है, वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, या वो नॉट ऑर्डिनरी है, या वो नॉन रेजिडेंट है। ठीक है, तो पहले जो बात है कि आप रेजिडेंट हो या नहीं हो, मैं सिर्फ रेजिडेंट वर्ड की बात कर रही हूँ, या तो रेजिडेंट होगे या रेजिडेंट नहीं होगे। ठीक है, रेजिडेंट में आने के लिए पहला काम आपको देखना है, ये चेक करना है कि आपका बिज़नेस कहाँ से कंट्रोल होता है। तो बिज़नेस अगर होली और पार्शली इंडिया से कंट्रोल होता है, देन आप रेजिडेंट बन गए। ओके,
और अगर सारा का सारा कंट्रोल इंडिया के बाहर है देन आप क्या हो गए, नॉन रेजिडेंट हो गए। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है। अब मान लीजिए आप रेजिडेंट तो हो, अब मुझे ये चेक करना है कि हमारी फैमिली ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी है। तो ऑर्डिनरी में आने के लिए अब कर्ता की तरफ देखना शुरू कर दो। कर्ता क्या कर रहा है, कर्ता क्या कर रहा है, मतलब कर्ता क्या करने का मतलब काम की बात नहीं करी। कर्ता का मतलब यहाँ पर है कि जो सीनियर मोस्ट मेल मेंबर है वो रेजिडेंट है, वो नॉट ऑर्डिनरी है या वो ऑर्डिनरी है। किसी भी इंडिविजुअल की रेजिडेंशियल स्टेटस को आप कैसे चेक करते हो? बेसिक कंडीशन देखते हैं ना हम, तो दो बेसिक कंडीशन में से एक बेसिक कंडीशन पूरी हो जाए और दोनों एडिशनल कंडीशन अगर हमारी पूरी हो जाए तो हम क्या बन जाते हैं, इंडिविजुअल क्या बन जाता है, वो बन जाता है ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है ना। एक इंडिविजुअल के केस में हम यही बात चेक करते थे। अभी आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात कर रहे हैं, देन आपको दो चीज़ें देखनी है। सबसे पहले देखना है बिज़नेस कहाँ से कंट्रोल होता है। जैसे ही ये पता चले कि बिज़नेस होली और पार्शली इंडिया से है तो आप रेजिडेंट हो जाते हो। रेजिडेंट होने के बाद डिसाइड ये करना है कि ऑर्डिनरी हो या नॉट ऑर्डिनरी हो। उसके लिए कर्ता की तरफ देखिए। कर्ता अगर दोनों एडिशनल कंडीशन देख लीजिए 1 और 2, कर्ता अगर दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी कर लेता है, और सॉरी दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी नहीं करता है, मतलब एक तो बेसिक कंडीशन आपने पूरी कर ली ना आपने, तो बेसिक कंडीशन पूरी, ठीक है। दोनों एडिशनल कंडीशन आप चेक कर सकते हो। ये मैंने लिख रखा है कि मैनेजर ऑफ द फैमिली या कर्ता ऑफ द फैमिली क्या पिछले 10 सालों में, पिछले 10 ईयर्स में, पिछले 10 का मतलब यहाँ पर क्या है, जिस प्रीवियस ईयर में हम अभी बात कर रहे हैं उससे पिछले 10 ईयर में 9 साल अगर वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहा है, अगर वो 9 साल ऑर्डिनरी रहा है, नॉन रेजिडेंट नहीं रहा है, तो एक तो ये बात हो गई, ठीक है। और दूसरी बात, अगर वो पिछले 7 सालों में 730 दिन इंडिया में नहीं रहा है, तो हमको करना क्या है, पहली बात हमको ये चेक करना है कि कर्ता का कंडीशन क्या है, कर्ता का स्टेटस क्या है। ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नॉट ऑर्डिनरी इंडिया में कब कहलाएगी बेटा? ऑब्वियसली जब कर्ता नॉट ऑर्डिनरी होगा तो फैमिली नॉट ऑर्डिनरी होगी। अगर कर्ता ऑर्डिनरी में है तो डेफिनेटली फैमिली भी ऑर्डिनरी है। ठीक है, क्लियर होगी ये बात? चलिए अब चलते हैं हम आगे। ये तो होगी मेरी बात क्लियर आपके साथ। चलिए नेक्स्ट जो पार्ट है इस वीडियो का, उसमें क्या रहेंगे कि डिफरेंस बिटवीन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड ए फर्म। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और फर्म का डिफरेंस क्या है? सबसे पहले तो जो पार्टनरशिप है वो पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंगली डील की जाती है, लेकिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हिंदू लॉ के अकॉर्डिंगली चलती है। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, पार्टनरशिप के जो मेंबर्स हैं उन्हें पार्टनर कहा जाता है, लेकिन फैमिली के पर्सन्स को को पार्टनर कहा जाएगा। पार्टनरशिप का जो क्रिएशन होता है वो डीड के या कॉन्ट्रैक्ट से होता है, लेकिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कैसे होता है? स्टेटस से होता है। पार्टनर के पास राइट होता है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में सिर्फ कर्ता को ही अधिकार होता है। फर्म में अगर कोई भी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो फर्म डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन किसी भी फैमिली में कभी ऐसा नहीं देखा कि एक फैमिली के मेंबर के जाते ही जो है फैमिली ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। एक पार्टनर अगर इंस्टॉलमेंट हो जाता है तो भी पार्टनरशिप पे प्रॉब्लम आ जाती है। एचयूएफ में ऐसा नहीं देखा जाता। फर्म में पार्टनर्स की संख्या पर एक रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कितने भी लोग मेंबर हो सकते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फर्म में फिक्स होता है कि किस पार्टनर को कितना हिस्सा मिलेगा, लेकिन और ऑब्वियसली वो पहले से डिसाइड होता है, और अगर कोई चेंज करना है तो अकॉर्डिंग टू डीड चेंज करना होगा। लेकिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जैसे ही कोई बच्चा जन्म लेता है तुरंत ही वहाँ का शेयर जो वहाँ के लोगों का हिस्सा है वो ऑटोमेटिकली बदल जाता है डेथ से या बर्थ से। एंड द लास्ट वन इज़ पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है वो हमेशा अनलिमिटेड रहती है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में सिर्फ कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, बाकी सबकी लिमिटेड है।
ओके, सो ये हो गए हमारे डिफरेंस बिटवीन हिंदू डिवाइडेड फैमिली एंड फर्म। तो आई होप इस वीडियो में आपको काफ़ी सारी क्लैरिटी हो गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे बात करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।